ठीक है, चलो जी करें यूनिट 8 स्टार्ट हम, जो कि कौन सा है, बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, बेलमेंट क्या था याद है आपको? हम किसी को सामान देते हैं, ठीक है, जैसे वो कार वाला एग्जांपल, जैसे तरुण ने कार दी थी अभिनव को, है ना, फिर यूज करके अभिनव वापस दे देगा, मतलब किसी पर्पस के लिए दी थी। ठीक है, तो उसमें जो बंदा सामान देता है दूसरे को, है ना, जैसे हमारे एग्जांपल में तरुण ने कार दी क्योंकि अभिनव को ना कार चाहिए थी। ठीक है, ये यूज करेगा, मतलब इसको किसी पर्पस के लिए चाहिए था, यूज करके ये वापस दे देगा। तो जो बंदा डिलीवर कर रहा है गुड्स, वो हो गया बेलर, ये बेलर हो गया। ठीक है, और जिसको दिया जा रहा है वो कौन हो गया, बेली। बेली संभाल के रखेगा उसका सामान। अब एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है इसमें देखो, ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, बेलमेंट भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। अच्छा, पर इसमें क्या जरूरी है कि बदले में कुछ मिलना ही चाहिए था, उनको कुछ बदले में दे रहा था अभिनव क्या? बोलो। नो मैम, ग्रेचुटस नहीं। या नॉन ग्रेचुटस हो हाँ हाँ, सकता है। ग्रेचुइटस एंड ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ये नहीं देखना कि एसेंशियल एलिमेंट में कंसिडरेशन मस्ट होती है, यहाँ पे कुछ में जरूरी नहीं है। फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स, और कहते हैं यहाँ पर मूवेबल गुड्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ना कि इमूवेबल, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और उसमें वो डिलीवर, तरुण ने कार दे दी उसको, अभिनव को। ठीक है, ना ही यहाँ पे इमूवेबल गुड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, ना ही पैसों का इन्वॉल्वमेंट, सिर्फ मूवेबल गुड्स का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट। और कैसे डिलीवर करोगे कार को? एक्चुअल में डिलीवर कर दी, तरुण ने उसके घर पहुंचा दी कार। या दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कार दे दी उसको अभिनव को। कैसे? तरुण कहता वहां खड़ी है, ये ले चाबी, तू ले जा, कार की चाबी दे दी। तो दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। और आगे के पर्पस, और कौन से एलिमेंट है, किसी पर्पस के लिए दी है भाई, अभिनव को जरूरी काम के लिए चाहिए थी कार। पर्पस एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कुछ भी हो सकता है। पोजेशन, मेरे को एक बताओ, हमारे एग्जाम्पल में ये जो कार है, ये ओनरशिप जा रही है अभिनव के पास क्या, जब डिलीवर कर रहे हैं गुड्स, कार जब दे रहे हैं? नो मैम। नहीं, सिर्फ पोजेशन हो रही है चेंज, ओनरशिप नहीं चेंज हो रही। तो यहाँ पे कहते हैं हम पोजेशन चेंज होती है यहाँ पे। बेलर जब बेली को देता है सामान, तो पोजेशन चेंज होती है, ना कि ओनरशिप। ओनर वही रहता है जो पहले। ये था हमारा। ठीक है जी, देन हमने क्या कहा था, हाँ कुछ यहाँ पे हमने कुछ एक्सेप्शंस किए थे। कहते सर्वेंट ऑफ अ मास्टर हु इज इन कस्टडी ऑफ गुड्स ऑफ द मास्टर डज नॉट बिकम अ बेली। कहते हैं हम पीछे से जैसे सर्वेंट को छोड़ जाते हैं कि तू संभाल के रखियो, ठीक है, तो कहते हैं वो कोई बेली नहीं होता। उसमें कौन सा कोई पर्पस है? बेलमेंट में तो एक पर्पस होना चाहिए, जिस पर्पस के लिए हमने वो सामान दिया है। यहाँ पे हम वो सर्वेंट को सामान थोड़ा ना दिया है हमने। ठीक है, वो बस संभाल के रख रही है, पर वो बेली नहीं बनेगी बेशक संभाल के रख। और कहते हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह, मतलब ज्वेलरी वगैरह डिपॉजिट कराना बैंक के लॉकर में, वो भी बेलमेंट। क्योंकि बिकॉज ऑर्नामेंट्स आर केप्ट इन लॉकर हुज कीज आर स्टिल विद द ओनर। भाई हमने हक थोड़ा दे दिया किसी को कि वो यूज कर ले, चाबियां तो अभी भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन है। आगे चलो। भाई जब अभिनव का पर्पस पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, उसको वापस देनी पड़ेगी कार। ठीक है, और डिपॉजिट ऑफ मनी इन अ बैंक इज नॉट बेलमेंट, इज मनी रिटर्न बाय बैंक वुड नॉट बी आइडेंटिकल करेंसी। और कहते जो कार दी थी वही सेम टू सेम वापस देनी है। ठीक है, वही सामान वापस करना है, रिटर्न कर, और कुछ नहीं कर सकते। कहते ऐसे ही हम ना पैसे जमा कराते हैं बैंक में, और जब हम उसको क्या, बैंक से निकलवाते हैं, फिर विड्रॉ कराते हैं, जरूरी तो ना सेम ही नोट है, अलग भी हो सकते, तो वो भी बेलमेंट में नहीं आता। एक्सेप्शंस पता होनी चाहिए, कई बार एक्सेप्शन पे क्वेश्चन बना देते हैं। आगे देखो, टाइप्स ऑफ बेलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट। कहते सिर्फ बेनिफिट देख रहे हैं इसमें, किसका हो रहा है, सिर्फ अगर बेलर का हो रहा है। टाइप ऑफ बेलमेंट, आगे फर्दर इसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट और रिवॉर्ड। कहते बेलमेंट में अगर से फायदा किसका हो रहा है, बेलर का, मतलब तरुण का ही अगर फायदा हो रहा है इस, डिलीवरी ऑफ सम वैल्यूएबल्स टू नेबर फॉर सेफ कस्टडी विदाउट चार्ज। अब जैसे तरुण की गाड़ी खराब हो गई थी, उसने दुकानदार को, मतलब, और दुकानदार जो उसके थे ना,
जो ठीक करते थे रिपेयर वगैरह, वो उसके दोस्ती थे, जानकार थे। उन्होंने कहा ठीक है और वापस दे दी बिना किसी पैसे। तो इसमें फायदा किसका हुआ? सिर्फ तरुण। दूसरे फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। भाई यहाँ पे तरुण ने अभिनव को कहा दी, इसमें फायदा किसको हो रहा है सिर्फ? बताओ जरा। अभिनव का। अभिनव का। तो ऐसे कैटेगराइज किया हो। और आगे देखो, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली, कहते हैं अगर दोनों को फायदा हो रहा है। जैसे तरुण की कार खराब हो गई थी, उसने दुकानदार से ठीक कराया, बदले में पैसे दिए ठीक कराने से, उसमें दोनों पार्टीज का फायदा हो रहा है। ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, देखो ग्रेचुइटीज नॉन ग्रेचुइटीज, ग्रेचुइटीज मतलब फ्री, बिना किसी चार्ज के, फीस के। ठीक है, नॉन ग्रेचुइटीज मतलब इसमें पैसे का हिसाब किताब है, फ्री में नहीं दे रहे फायदा। ये हो गया। फिर आगे हम चलते हैं किस पे? ड्यूटीज ऑफ बेलर पे। ठीक है, बेलर की क्या क्या ड्यूटी है? कहते बेलर की ड्यूटी है जो भी वो सामान दे रहे हैं उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ है, फॉल्ट है, कुछ दिक्कत है, तो वो डिस्क्लोज करे, बताए बेली को। कहते ग्रेचुइटस फ्री वाले के केस में क्या होता है? फ्री जिसमें कोई चार्ज नहीं ले रहे, पैसे नहीं ले रहे, उस केस में क्या होता है कि भाई जो भी आपको पता है ना चीजें, जो कि क्या है, गड़बड़ है वो कार में, जो आपको पता है ये चीज खराब है, वो चीज जरूर बता तू जा। ठीक है, of which the bailor is aware and which materially interfere with the use। ठीक है, तो कहते हैं कि जो चीज आपको पता है खराब है उस कार में, आप वो बता दो, नहीं तो आपको डैमेजेस वगैरह पे करने पड़ेंगे, कंपनसेट करना पड़ेगा। अच्छा, जो फ्री नहीं होती, मतलब नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट होती, कहते हैं उसमें तो आपने दूसरी पार्टी से पैसे लिए यूज करने के लिए सामान। जैसे तरुण ने कहा थी अभिनव से पैसे भी ले रहे हैं वो, तरुण। उस केस में जहाँ पे पैसों का इन्वॉल्वमेंट है, भाई तरुण को चाहे पता है नहीं पता कि कार में कुछ दिक्कत थी, चाहे उसको पता है चाहे नहीं पता, अगर वहां पे बेली को कुछ नुकसान होता तो उसको भुगतान करना पड़ेगा उसके। हाँ जी, समझ आया? बोलो जी। Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। कहते फ्री वाले में क्या होता है? कहते फ्री वाले में जैसे हमने, तरुण ने कार फ्री में दे दी थी अभिनव को। ठीक है जी, और ना अब रास्ते में क्या हुआ, जब अभिनव ले गया कार, तो जब उसने चलाई, उसने ना पेट्रोल भरवाया, और ना इंजन भी खराब हो गया। एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंस नेसेसरी कौन से होते हैं? जैसे पेट्रोल, तो जरूरी होता ही है भरवाना। एक्स्ट्रॉर्डनरी मतलब एकदम से आ गया, जैसे इंजन खराब हो गया भाई, या बैटरी खराब होगी, वो बदलनी है। ठीक है, तो उस केस में कौन बेयर करेगा ये वाला खर्चा, जहाँ पे फ्री है, ग्रेचुइटस है? आप बताओ, अभिनव से पैसे नहीं ले रहे, तो भाई फिर खर्चे के भी पैसे क्यों ले उससे? कौन बेयर करेगा यहाँ पर खर्चा ये वाला? बेलर। समझ आया? हाँ जी, बोलो जी बोलो। Yes, ma'am. नॉन ग्रेचुइटस केस में जहाँ पे तरुण ने पैसे लिए अभिनव से, वहां पे देखो कहते हैं अभिनव पेट्रोल तो खुद डलवा लेगा, जो नेसेसरी एक्सपेंस, पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो खर्चे हो रहे हैं, ठीक है जी, द बेलर इज लाइबल टू पे द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली। यहाँ पे बेलर की लाइबिलिटी सिर्फ कौन से वाले खर्चों को लेकर होगी? जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बस हो जाएंगे, नॉर्मल के खर्चे वो खुद बियर कर लेगा, जहाँ पे उसने पैसे दे के चीज ली है अभिनव। नेसेसरी एक्सपेंसेस, पेट्रोल का खर्चा वो खुद बियर करेगा, बाकी कुछ एकदम से होते हैं वो बेलर बियर करे। हाँ जी, समझ आ गया जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे देखो, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। हाँ जी, कहते हैं अगर आपने ना कुछ टाइम पीरियड फिक्स किया हुआ था, जैसे तरुण ने ना अभिनव को कार दी और बोला कि एक हफ्ते, मतलब 2 दिन के बाद चलो हमारे को दे देना, और ग्रेचुइटीज थी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ड्यूटी इंडेमनीफाई बेली फॉर प्रीमेच्योर टर्मिनेशन। अब बेलर ने बोला कि भाई मेरे को तो कल ही चाहिए, तू दे दे फटाफट, उस चक्कर में उसका नुकसान हो गया अभिनव। उस केस में भाई उसको भरपाई करनी पड़ेगी, तरुण, बेलर को बेली की भरपाई करनी पड़ेगी, जो भी उसको नुकसान होता है, अगर टाइम पीरियड से पहले खत्म करते हो आप ग्रेचुइटीज फ्री वाली। और आगे क्या लिखे? बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। और क्या बेलर की जिम्मेदारी है बेली के प्रति? एक तो कुछ भी अगर क्या होता है, नुकसान होता है उसका,
जैसे यहाँ पर क्या था, बेलर ने क्या कर, वॉज नॉट इंटाइटल टू मेक अ बेलमेंट और रिसीव बैक गुड्स और टू गिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिंग द डिफेक्टिव टाइटल ऑन गुड्स। मतलब डिफेक्टिव टाइटल था, मतलब उसका हक नहीं था आगे वो देने का सामान, वो मालिक नहीं था उस गुड्स का, तब भी उसने दिया, वापस लिया सामान। तो उस केस में अगर भाई अभिनव को कुछ नुकसान होता है तो ये भरपाई करेगा बेलर। ठीक है जी। और क्या ड्यूटी है यहाँ पे बेलर की, भाई जब काम पूरा होने पे, पर्पस पूरा होने पे और टाइम पीरियड पूरा होने पे जब बेली वापस करेगा तो उसको ले लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए अपना सामान, बेलर को, मतलब इट शुड रिसीव बैक द गुड्स। हाँ जी, समझ आया जी। चलिए आगे। यस मैम। यस मैम। ये बेलर का होगा, जनरल सी चीजें हैं बिल्कुल। अब आगे देखो, बेली, बेली जो है कौन है, अभिनव। कहते टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स, भाई तरुण की कार वो चला रहे, रख रहे अपने पास, संभाल के रखनी है उसको, जैसे उसकी खुद की कार है वैसे रखेगा संभाल। कहते एक्सेप्शन, बेली नॉट लाइबल फॉर लॉस एक्सेट्रा ऑफ थिंग बेल्ड। कहते द बेली इन एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस डिस्ट्रक्शन और डिटरेशन ऑफ थिंग बेल्ड इफ ही हैज टेकन रीजनेबल केयर। कहते अगर ध्यान से रखने के बावजूद भी कुछ नुकसान होता है ना, तो अभिनव की जिम्मेदारी। वैसे जनरल जिम्मेदारी है, पर ध्यान रखने के बावजूद कुछ नुकसान होता है तो वो खर्चा नहीं वो बेयर करेगा, बेलर को ही करना। और देखो आगे क्या लिखा, नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ गुड्स। भाई जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट था उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी थी, आपने उसके खिलाफ जाके चीजें की। मतलब वहां पे तरुण ने बोला था उसको, अभिनव को, कि भाई तू कार है ना बस चंडीगढ़ में ही रखी हो, चंडीगढ़ में ही चलाई। पर उसने क्या किया, वो तो ले गया, दिल्ली तक ले गया। तो ये इनकंसिस्टेंट यूज भी, जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन थी आपने उसको तोड़ के किया। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। तो इस केस में क्या होएगा, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर। बेलर चाहे तो कंटिन्यू रखे कॉन्ट्रैक्ट, बेलर चाहे तो खत्म कर सकता है। हाँ जी, समझ आया जी। यस मैम। अब आगे देखो, बेली को जो सामान मिलता है वो अपने सामान के साथ उसको मिक्स ना करे। कहते हैं अगर मिक्स करना है तो उसको बेलर की कंसेंट ले लेनी चाहिए। जैसे बेलर ने ना चावल दिए बेली को, उसने अपने भी ना चावल मिक्स कर दिए। ठीक है, या आपको वो बताया था, एक वो एक वो दाल ले ली, एक वो चावल ले लिए, है ना, ऐसे करके कुछ। कहते हैं अगर मिक्स करना है ना आपको, दूसरी पार्टी की भी सहमति लेनी होगी। और फिर वो जो मिक्सचर होगा कैसे शेयर करेंगे, कैसे डिवाइड होगा, जो भी जितना हिस्सा उसमें डला होगा मिक्सचर का। जैसे कि सपोज यहाँ पे दाल का हिस्सा 40% था और चावल का हिस्सा 60% था उस मिक्सचर में। तो वो ये पूरा ये जो मिक्सचर है कौन, ये इसका मतलब कैसे डिवीजन होगी, ऐसी होगी डिवीजन। अभी मिक्स हो गया, 40% ए का बेलर का, 60% बेली का, ये वैसी हो जाए। पर कहते हैं अगर बिना सहमति से आपने अपना सामान घुसा दिया, मिक्स कर दिया, और गुड्स क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे चावल और दाल है, कलर अगर अलग है तो इजिली हम उसको अलग कर सकते हैं ना। तो कहते हैं और जो खर्चा होगा ना सेपरेट करने का, तो वो कौन बेयर करेगा, भाई बेली करेगा जिसने अपना सामान मिक्स कर दिया था। ठीक है, और उसने सहमति भी नहीं ली थी, तो सेपरेट करने का खर्चा भी वो खुद उठाएगा। एंड अगर कुछ नुकसान होता है तो वो भी वो खुद बेयर करेगा। और कहते हैं अगर वो डिवाइड नहीं किया जा सकता सामान, जैसे आपको बताया था वो कॉर्नफ्लावर होता है, मैदा, बेकिंग पाउडर होता है, वो एक जैसा होता है। अगर बेकिंग पाउडर दिया था बेलर ने, उसने अपना उसमें कॉर्नफ्लावर वो मिक्स कर दिया, व्हाइट कलर का जो पाउडर सा होता है वो मिक्स कर दिया, वो सेपरेबल भी नहीं है, अलग भी नहीं कर सकते ना, उसने उसकी सहमति ली थी बेलर की मिक्स करने से पहले। तो फिर उसने भाई जो है बेली उसको कंपनसेट करेगा, नुकसान की उसकी भरपाई करेगा बेलर की। हाँ जी, समझ आया। यस मैम। और बेली की क्या ड्यूटी, जब उसका पर्पस पूरा हो जाए रिटर्न कर दे गुड्स बेलर। और रिटर्न एन अक्रीशन फ्रॉम द गुड्स, अक्रीशन का क्या मतलब होता है,
अप्रीशिएशन का क्या था? कोई फायदा या एडिशनल चीज कोई हो रही है। बिल्कुल। काऊ वाला देखो हमने तो वो एग्जाम्पल भी दिया था। साथ में वहाँ बिल्कुल चाहिए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी एडिशनल फायदा या चीज बढ़ के आती है तो वो भी वापस देना है आपको बेलर। जैसे यहाँ पे काऊ वाला एग्जाम्पल दिया था, वो अपनी काऊ छोड़ के चला जाता है बाहर, जब वो वापिस आता है, ठीक है, पीछे से काऊ ने बेबी को जन्म दिया, काफ को जन्म दिया, तो फिर वो बेली ये नहीं कह सकता कि मैं बच्चा रख लेता हूँ, आप अपनी काऊ रख लो। उसको दोनों चीजें देनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये चीज। नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल। ठीक है जी, कहते हैं जो बेली को जो सामान मिला है, वो ये नहीं कह सकता कि भाई ये तो बेलर का हक ही नहीं था देने का, उसका बैड टाइटल है, ऐसे नहीं वो बोल सकता। ठीक है जी, फिर आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट्स ऑफ बेलर। अभी हमने क्या पढ़ा, बेलर और बेली की ड्यूटीज पढ़ ली, अब हमने राइट्स पढ़ने, देखो। राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बेलर के पास पूरा हक होता है क्या करने का, भाई बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का। ठीक है, टर्मिनेट करने का, कैंसिल करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो वॉइडेबल हो सकता है बेलर की ऑप्शन पे। ठीक है जी, और आगे क्या लिखे, टर्मिनेशन का आगे डिटेल में पढ़ेंगे। राइट टू डिमांड बैक द गुड्स। फिर या तो जब टाइम पीरियड पूरा होगा या उसका पर्पस पूरा होगा तो वो वापस मांग सकता है अपना सामान, ये हक है उसका। राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर। जिसने भी अगर कुछ गलत की है, गड़बड़ की, उसके खिलाफ केस भी किया जा सकता है। बेली के खिलाफ भी किया जा सकता है केस अगर वो कुछ गड़बड़ करता है। राइट टू कंपनसेशन। ठीक है जी, अगर यहाँ पे क्या हो गया, इफ एनी डैमेज इज कॉज टू गुड्स बेल बिकॉज ऑफ अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स और अनऑथराइज्ड मिक्सिंग, बेलर हैज राइट टू क्लेम कंपनसेशन। भाई वो एग्जांपल याद है, तरुण ने बोला चंडीगढ़ में चला, वो दिल्ली ले गया, उसके लिए भाई वो क्लेम कर सकता है कंपनसेशन। या बिना पूछे उसने अपना बिना हमने अपना सामान मिक्स कर दिया तरुण के सामान के साथ, अनऑथराइज मिक्स, बिना पूछे मिक्स कर दिया, तो उसके लिए भी कंपनसेशन वो क्लेम। हाँ जी, समझ आया जी। यस मैम। यस। अब बेली के क्या राइट्स है वो देख लेते हैं। ठीक है, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट पेरेंट्स। ठीक है जी, बेली के क्या राइट है यहाँ पर, राइट टू डिलीवर गुड्स टू एनी वन ऑफ द जॉइंट बेलर। भाई दो तीन लोगों ने मिलके दी उसको कार, ठीक है, वो किसी भी एक बंदे को, किसी भी एक बेलर को वो दे सकता है सामान। मतलब जैसे कार तीन चार लोगों ने मिलके पैसे लगा के खरीदी, ठीक है, तरुण ने लक्षित ने मिलकर खरीदी, अब अभिनव चाहे वापस लक्षित को कर दे कार, चाहे तरुण को कर दे। ठीक है, ये चीज है राइट टू इंडेमनीफाई। तरुण फिर गायब है आज हमारा, है ना। चल, हाँ जी, राइट टू इंडेमनिटी। मैम उसका यहाँ, मैसेज आया था, वो कह रहा था मैं घर से बाहर हूँ अभी। पहुंचा अच्छा नहीं था अच्छा, वो घर अभी ना। ठीक है ठीक। चलो, दूसरा क्या, राइट टू इंडेमनिटी। भाई यहाँ पे अगर बेली को कुछ नुकसान होता है, ठीक है, वो कंपनसेशन या डैमेजेस क्लेम कर सकता है। ठीक है, अपनी लॉस की भरपाई के लिए बोल सकता है उसको। और यहाँ पे राइट टू क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। हमने वो किया था ना कि अगर कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो वो क्या करे, डिस्क्लोज करे। बेलर, यहाँ पर बेलर जो है, अगर कुछ गड़बड़ है कारपुर में तो वो बताए बेली को, अगर नहीं बताता और उसको नुकसान होता तो वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। ये चीज किया हमने। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस। ये देखो हमने वो किया था ना ग्रेचुइटस नॉन ग्रेचुइटस में, कि पेट्रोल वाला खर्चा और वो इंजन या बैटरी वाला जो खर्चा है, ग्रेचुइटस के केस में नेसेसरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रॉर्डिनरी दोनों क्लेम कर सकते। आगे राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड टाइटल टू गुड्स। इसका मतलब बता सकते हो? बोलो जी बोलो। किसका मैम? ये वाला point।
कि मैम इसके अंदर कोर्ट डिसाइड कर सकता है कि बेलर कौन है गुड्स का। बिल्कुल। अब सपोज तरुण ने कार दी थी ना अभिनव को, अब जब ये वापिस करने जा रहा था, अब वहां पर ना लक्षित आ गया। तरुण कहता मेरी कार है मुझे दे, लक्षित कहता नहीं ये तो मेरी कार है तो मुझे दे वापस। अभी अभिनव क्या करे भाई, तरुण को दे या लक्षित को दे, ये किसके दरवाजे खड़काएगा, कोर्ट के। कोर्ट की मदद मांगेगा और कोर्ट डिसाइड करके बताएगी कि भाई कौन है असली हकदार, ओनर कौन है ठीक है, ये चीज है। फिर आगे हमने ना वो लियन वाला पढ़ना है, दो तरह की लियन होती है, एक पर्टिकुलर लियन और एक जनरल लियन, ये अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देना आगे राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। भी पीछे पढ़ा था ना कि बेलर और बेली के पास हक होता है कि भाई अगर किसी और पार्टी ने कुछ गलत किया उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। इफ थर्ड पर्सन wrongfully deprives bailey of the use or possession of goods bailed or does them an injury, bailey is entitled to use such remedies as owner might use in the like case if no bailment has been made. And either the bailor or bailey may bring a suit against third person। क्या बोल दिया यहाँ पे, कहते हैं अभिनव को कार दे दी तरुण ने, पर वहां पे लक्षित है एक, लक्षित उसको ना यूज नहीं करने दे रहा कार अभिनव को, या उसके पास आने नहीं दे रहा कार, उसको अभिनव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो इस केस में अभिनव के पास क्या हल है, क्या रेमेडी है, भाई वो कोर्ट के दरवाजे खटका सकता है कि भाई ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और जो बेलर है वो भी खटका सकता है दरवाजे। ठीक है, बेलर या बेली मतलब तरुण या अभिनव, ठीक है, उन दोनों में से कोई भी कोर्ट केस कर सकता है। किसके खिलाफ, लक्षित के खिलाफ। हाँ जी, समझ आया जी। यस मैम। यस। और इधर लिखे है कि जो भी कोर्ट केस लड़के जो अगर वो जीतते हैं और जो भी पैसे पूसे उनको मिलते हैं दूसरी पार्टी से, तो कैसे बांटेंगे, वो प्रोपोर्शनेटली बांट। हाँ जी, समझ आया यहाँ तक, बोलो जी बोलो। यस मैम। यस मैम। अब आगे देखो, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट को कब खत्म कर सकते, कहते हैं अगर तो जो पीरियड फिक्स किया था अगर वो खत्म हो गया तो बेलमेंट खत्म, या पर्पस पूरा हो गया तो बेलमेंट खत्म, या बाय नोटिस। नोटिस मतलब हम कुछ बता रहे हैं किसी को, मतलब अगर बेली ने क्या की है, जैसे कार चंडीगढ़ में चलानी थी सिर्फ वो दिल्ली ले गया, ठीक है, तो बेलर नोटिस भेज सकता है, लेटर भेज सकता है कि भाई आपने इनकंसिस्टेंट यूज किया, मैं खत्म कर रहा हूँ। या ग्रेचुटस बेलमेंट, जो आप फ्री में दे रहे हो चीज, वो वाली चीज आप कभी भी खत्म कर सकते हो, ग्रेचुटस बेलमेंट, ये चीज है। और जब क्या बेलर या बेली में से किसी की डेथ हो जाए तब खत्म हो जाएगा। या जो मेन चीज थी जैसे कार थी तरुण की, वो ही डिस्ट्रॉय होगी, खराब हो गई, तो उस केस में बिल्कुल उस इम्पॉसिबल है यूज करना है, उसको ठीक करा के यूज करना, पूरा डिस्ट्रॉय होएगा। ठीक है, तब आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो क्या हो जाएगा, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। हाँ जी, समझ आया, बोलो जी बोलो। यस यस मैम। मैम। ठीक है, अब आगे के फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, देखो ये हमने किया हुआ है, आपके वो पेपर में भी आया था। ठीक है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, भाई जो जिसको कोई सामान मिल गया, ठीक है, उसका क्या एक राइट है, राइट ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट मे सू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर। अब देखो ये लक्षित जा रहा था, उसको रास्ते में ना एक महंगी घड़ी दिखी, ठीक है, अब उसने उठाई, अब उसकी ड्यूटी क्या बनती है कि भाई वो असली मालिक को ढूंढे। ठीक है, एंड सपोज वहां पर ना, सपोज ये किसकी थी घड़ी, शशि की थी। शशि ने ना न्यूज़पेपर में डलवा दिया कि जो भी ये घड़ी लाके देगा उसको 1 लाख रुपए का हम इनाम देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या बोले, लक्षित ये घड़ी लेके जाएगा शशि के पास। ठीक है, अगर ये मुकर गई कि मैंने नहीं देना 1 लाख रुपया, तो लक्षित क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ये लिखा। कहते हैं यहाँ पे ड्यूटी है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की कि अपना असली मालिक ढूंढे। ठीक है जी, नो राइट टू सू द ओनर फॉर कंपनसेशन फॉर ट्रबल एंड एक्सपेंस वॉलंटरी इंकर्ड बाय हिम फाइंडिंग द ओनर। अब देखो यहाँ पे लक्षित को असली मालिक ढूंढने के लिए, शशि को ढूंढने के लिए इतने धक्के खाने पड़े।
कभी किसी से लिफ्ट ली, कभी कैब की, पैसे खर्च के जाना पड़ा, दूर ट्रेवल करना पड़ा, ट्रेन, मतलब जगह जगह ढूंढा, उसके खुद के भी खर्चे हो गए। कहते वो खर्चे क्लेम करने के लिए वो शशि के ऊपर केस नहीं कर सकता, उसके पास और क्या हक है। कहते कि वो ना घड़ी अपने पास तब तक रखेगा जब तक कि वो शशि उसको वो पैसे ना दे, पर वो केस नहीं कर सकता वो खर्चे क्लेम कर। केस किस लिए कर सकता है वो, 1 लाख वाला इनाम, इनाम के लिए कर सकते हैं, देखो आपको बताया भी। केस कर सकते हैं रिवॉर्ड क्लेम करने के, पर एक्सपेंसेस क्लेम करने के लिए नहीं है हम यहाँ पर केस कर सकते। हाँ जी, समझ आया, बोलो जी बोलो। यस मैम। Yes. ये था, व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग कॉमनली ऑन सेल में सेल इट। कहते लक्षित ने इतनी कोशिश की, खून पसीना एक कर दिया, पर शशि मिली नहीं। बहुत कोशिश की, ईमानदारी से कोशिश की, पर मिली नहीं सच। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि लक्षित क्या कर सकता है, ठीक है, लक्षित क्या कर सकता है, द फाइंडर में सेल इट, बेच सकता है। कब बेच सकता है, कहते हैं अगर कुछ वो सामान ऐसा है कि बिल्कुल ही वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा सामान, या बिल्कुल उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जैसे वो पेरिशेबल नेचर के कुछ सामान होते हैं, कुछ जैसे खाने पीने की चीज होगी, कोई ऐसी चीज है तो वो कहते हैं कि आप बेच दो, क्योंकि अगर रखोगे तो पेरिशेबल हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। या कहते हैं when the lawful charges of the finder in respect of thing found amount to 2/3 of value। और कब हम सेल कर सकते हैं, एक तो देखो पेरिशेबल नेचर है या वैल्यू उसकी खत्म होती जाए। दूसरा कहते हैं when lawful charges of finder in respect of thing found amount to 2/3 of its value। क्या बोल दिया अब यहाँ, लॉफुल चार्जेस कौन से है, जो भाई लक्षित ने कैब कूब के पैसे खर्च किए, बस के किए, जो भी ट्रेन के किए, जो भी खर्चा किया उसने असली मालिक को ढूंढने के लिए, ठीक है जी। कहते कि अगर वो खर्चा किस किस वैल्यू से ज्यादा हो गया, 2/3 वैल्यू किसकी, जैसे घड़ी की है, ठीक है, जैसे सपोज घड़ी की वैल्यू कितनी है, 30,000, 2/3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20,000। और मैंने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है जी, मैंने यहाँ पर बोल दिया कि जो खर्चा हुआ है ना कितना हो गया, 22,000 रुपये। मतलब अगर इस वैल्यू से ज्यादा एक्सीड कर जाए खर्चा, तो कहते फिर आप बेच सकते हो। हाँ जी, समझ आया आपको, बोलो जी बोलो। हाँ जी मैम। Yes, ma'am. ये हो गया हमारा, ठीक है। देन आगे हम पढ़ते हैं राइट ऑफ लियन, ठीक है, राइट ऑफ लियन। अच्छा, लियन का मतलब बताओ जरा। गिरवी. उनके जो गुड्स होते हैं उनकी पोजेशन अपने पास रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पोजेशन अपने पास है, लियन मतलब किसी ने कब्जा करके रख लिया सामान के ऊपर, अपने पास रिटेन करके रख लिया, है किसी और का पर अपने पास रखा। टू रिटेन गुड्स बिलोंगिंग टू अदर until claim is satisfied or some debt due to him is repaid। दो तरह की है मेन लियन, एक पर्टिकुलर लियन, एक जनरल लियन। अभी पर्टिकुलर लियन क्या है और ये जनरल लियन क्या है, ये देखो हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा था ना, जैसे सपोज यहाँ पर ना क्या कर दिया, बैंक से, देखो हमने एग्जाम्पल किया था, सपोज बैंक से हमने ना लोन लेना है, पहला लोन 500 रुपए का लिया, फिर 1,000 का लिया। अच्छा, और गिरवी क्या रख दी हमने ना, ज्वेलरी रख दी, और हमने ना बैंक को बोल दिया, क्या बोला, कि ये जो सेकंड वाला लोन है उसके प्रति हमने रखी है ज्वेलरी, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पर ये सेकंड वाला लोन नहीं पे करेगा तो ज्वेलरी बेच के रिकवर कर लेगी बैंक। ये क्या है, पर्टिकुलर लियन है, उस पर्टिकुलर लोन के लिए वो चीज सिक्योरिटी रखती। अच्छा, अब यहाँ पर ये जनरल लियन का क्या मतलब, जनरल लियन का मतलब सपोज यहाँ पे ना उसने बंदे ने बताया नहीं है कि ये सेकंड वाले लोन के लिए ज्वेलरी, उसने कहा कि सबके लिए जनरली, तो क्या हो जाएगा, ये जनरल लियन बन जाएगा जब वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। हाँ जी, समझ आया, बोलो जी बोलो। Yes, ma'am.
ठीक है जी। और यहाँ पे एक हमने वो बैंकर्स, फैक्टर्स, वर्किंगर्स, पॉलिसी ब्रोकर्स, अटॉर्नीज ऑफ लॉ, ये कुछ हमने ये देखे थे कि इधर इनको कुछ हक प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर ये डिफरेंस थे हमारे। हाँ जी, समझ आया यहाँ तक बच्चों? बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, फिर किसके बीच में डिफरेंस था हमारा? जनरली है ना, पर्टिकुलरली। मैम ये जो जनरल लेन के नीचे लिखा हुआ है कि गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड बट कैन ओनली बी रिटेन्ड फॉर ड्यूज। यहाँ ये वाला कह रहे हो? यहाँ ये कह रहे हो ना? हाँ जी। हाँ। अंडर द राइट ऑफ जनरली गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड बट कैन ओनली बी रिटेन फॉर ड्यूज। राइट ऑफ लियन कैन बी वेव्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, जैसे एक बार ये एग्जांपल्स ही समझते हैं। ये बोरो ने किए 500 रुपए बैंक से विदाउट सिक्योरिटी एंड सब्सिक्वेंटली अगेन बोरोड अनदर 1000 बट विद सिक्योरिटी ऑफ से ज्वेलरी। ठीक है, पहले वाले लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं दी थी, दूसरे वाले में इन दिस इलस्ट्रेशन इवन वेयर ए हैज रिटर्न्ड 1000 रुपए बीइंग सेकंड लोन, banker can retain the jewelry given as security to the second loan towards the first loan which is yet to be repaid। देखो इससे रिलेट करते हैं हम इधर लाइन। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इन्होंने? अंडर राइट ऑफ जनरल एंड गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड बट ओनली रिटेन फॉर ड्यूज। ये देखो, यही वाला एग्जांपल ले लो सपोज। यहाँ पे उन्होंने ना बताया नहीं है, क्या नहीं बताया कि ये सिर्फ सेकंड लोन के लिए है ना। सपोज यही वाला एग्जांपल है, लोन 1, लोन 2। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला नहीं है, पर जब सेकंड लोन लेना था तब ये बोल दिया कि ज्वेलरी है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, सपोज इधर क्या किया, जो इसको दिया था ना लोन, बैंक ने जिसको ये लोन दिया था, सपोज मिस्टर ए को दिया, मिस्टर ए ने क्या किया, ये 500 रुपए, ये 1000, लोन 2 का तो पैसा चुका दिया 1000 रुपए। ठीक है, अब आप बताओ क्या ज्वेलरी वापस दे दी बैंक ए को? नहीं, वो फर्स्ट लोन के लिए रख लेगा। बिल्कुल, कहते जब तक सारा का सारा कर्जा नहीं चुकाता वो बंदा बैंक को, तब तक वो अपने पास रखेगा, अपने कब्जे में। ये है यहाँ पर दिया हुआ कि वो बेच नहीं सकता जब तक सारा का सारा कर्जा ना उतर जाए, वो तब तक रखेगा वो ज्वेलरी, बैंक मतलब रखेगा। हाँ जी, अब आया समझ में? यस मैम। चलो ठीक है जी, अब आगे है प्लेज। ठीक है, प्लेज क्या था बता सकते हो? बोलो बोलो। सामान गिरवी रखना। बिल्कुल, यहाँ पे हम सामान गिरवी रख रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें पैसे पूसे मिल सके, या जो भी प्रॉमिस किया हम वो कर पाए। ठीक है, बेलमेंट ऑफ गुड्स एंड सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। इस केस में बेलर को, जिसने अपना सामान भेजा है, उसको क्या बोलते हैं? पॉनर। और बेली को क्या बोला जाता है? पॉनी। या पॉनर पॉनी बोलते हैं, या प्लेजर प्लेजी बोलते हैं। जैसे ए ने पैसे दिए बी को और गिरवी क्या रखा? ज्वेलरी। ठीक है, तो ज्वेलरी क्या है? प्लेज है, सिक्योरिटी फॉर लेंडिंग मनी। अच्छा, जिसने सामान दिया, जिसने ज्वेलरी दी, वो क्या हो जाएगा? पॉनर या प्लेजर। और दूसरा बंदा पॉनी या प्लेजी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा रिवर्स चल रहा है। ए ने पैसे दिए 10,000, बदले में बी ने क्या दे दी? ज्वेलरी। जो सामान दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? प्लेजर या पॉनर। और इस पार्टी को क्या बोलेंगे? प्लेजी या पॉनी। हाँ जी, बताओ जी, समझ आया? यस मैम। यस। अब कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर। एसेंशियल एलिमेंट्स अपने किसके? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के। कहते हैं हम कुछ गिरवी रखते होते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे रखते होते हैं, जो भी हमने पैसा दिया है उसके बदले हम सिक्योरिटी रखते हैं। सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स है, सामान है, और वो डिलीवर हो जाने चाहिए, प्लेजर से प्लेजी के पास आ जाने चाहिए। और वो गुड्स होने चाहिए उस तरह, ये नहीं कि गायब है ऐसी ही मनगढ़ंत बातें करें, वो होने चाहिए।
ठीक है जी। फिर आगे के राइट्स ऑफ पॉनी या प्लेज। अब अच्छा, पॉनी कौन था, ए या बी? बी ने गिरवी रखे हैं, सामान अपना दिए ज्वेलरी, किसको दिए, ए को, तो ए की बात हो रही है यहाँ पर, उसके हक की बात हो रही है। कहते राइट टू रिटेन द प्लेस्ड गुड्स। कहते अगर जब तक पूरा का पूरा कर्जा नहीं उतर जाता, वो अपने पास रख सकता है अपने कब्जे में पैसे, ये गुड्स को। और सिर्फ पेमेंट के लिए ही नहीं कहते, जो भी ब्याज भी हो जाते हैं, जो भी और खर्चा अगर रहता है पे करने के लिए, तो वो अपने पास रख सकता है। हाँ जी, समझ आ रहा है। यस Yes. राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट्स। कहते पौनी क्या कर सकता है, रिटेन कर सकता है गुड्स जो प्लेज किए हुए हैं, अदर देन द डेट ऑफ प्रॉमिस ऑफ विच दे आर प्लेज्ड। कहते अगर पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना, सपोज जिस लोन के लिए उन्होंने क्या किया था, वो गिरवी रखी थी ज्वेलरी, अब वो क्या कर सकते हैं, अगर पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो गिरवी रखे है ना, वो और कौन से वाले पैसों के लिए वो वहां पर एज सिक्योरिटी रख सकते हैं। वो ये बोला अगर और कोई भी बाद में कर्जा लेते हो, वहां पे भी ये काम आ जाएगा, ये बोलो। आगे है पॉन इज राइट टू एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड। पॉनर पॉनी, जिसको सामान दिया वो पॉनी है, जिसने दिया वो पॉनर है। ठीक है, पॉनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम पॉनर एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय हिम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेस्ड। अच्छा, यहाँ पे अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी खर्चों की बातें की हुई, ठीक है, फॉर सच एक्सपेंसेस हाउएवर ही डज नॉट हैव द राइट टू रिटेन गुड्स बट ही कैन सू द पॉनर फॉर सच एक्सपेंसेस। क्या बोल रहा है, कहते कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में क्या होता है, ठीक है, अगर कोई खर्चा बियर करता है, कौन, किसका खर्चा हो रही है यहाँ पर, किसका खर्चा हो रहा है, पॉनर का या पॉनी का? Pony का. हाँ, पॉनर ने अपना सामान दिया पॉनी को, एंड पॉनी को खर्चा करना पड़ रहा है उस वो चीजों के ऊपर, वो गुड्स को संभाल के रखने के लिए। ठीक है, तो वो क्या, उसके पास हक क्या होगा, वो अपने पास वो रखा नहीं रखेगा, अपने पास नहीं रखेगा हमेशा वो सामान, केस कर सकता है वो किसके खिलाफ, ओनर। फिर आगे क्या दिया, पॉनी इज राइट वेयर पॉनर मेक्स डिफॉल्ट। हाँ जी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पॉनी इज राइट वेयर पॉनर मेक्स अ डिफॉल्ट, क्या मतलब है? कि जिसका सामान रख उसका राइट है पोनर के खिलाफ अगर पोनर कोई डिफॉल्ट कर देता है. हाँ बिल्कुल, कहते हैं अगर जो पॉनर है, मतलब जिसको हमने गिरवी रखा था, ठीक है, मतलब यहाँ पे पॉनर था, ये देखो ए ने दिया था बी को, यहाँ पर पैसा देना था ना 10,000, और बदले ने इसने क्या रख दिया, ज्वेलरी रख दी। ये पॉनर है, ये पॉनी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉनर है, इसने क्या करना था, पैसे देने थे पर दिए नहीं है। अब क्या हक आ जाता है दूसरे बंदे के पास, यहाँ पर एक के पास क्या हक आ जाएगा, केस करना है इस पार्टी के खिलाफ, और साथ में गुड्स को रिटेन कर लेगी अपने पास। दूसरा, सेल कर दो, जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह उसको बेच डालो, पर अपने पॉनर को जरूर पहले प्लीज बता देना जिसकी प्रॉपर्टी है ये एक्चुअली। ठीक है, या तो वो केस कर सकता है, या क्या कर सकता है, बता के दूसरी पार्टी को बेच भी सकता है। केस करना या बेचना। हाँ जी, समझ आया जी, बोलो जी बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। शशि, लक्षित, अभिनव, लक्ष्य, हाँ जी बोलो बच्चों। Yes, ma'am. यस ठीक है, तो ये जनरल सी चीजें थी, यहाँ पर क्या था, राइट्स ऑफ पॉनी हमने पढ़ा। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, राइट्स ऑफ पॉनर के बारे में। पॉनर मतलब जिसने सामान दिया, डिलीवर किया, मतलब बेलर बोल सकते हैं उसको। ठीक है जी, आओ जरा देखो, राइट टू रिडीम, जो भी समय डिसाइड किया हुआ था पैसे लुटाने का, ठीक है, अगर वो पैसे नहीं देता वो बंदा,
ठीक है जी। तो पेमेंट ऑफ डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस एट स्टिपुलेटेड टाइम, ही मे रिडीम द गुड्स प्लेज्ड एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम बिफोर एक्चुअल सेल। भाई जिसको पैसे देने तो उसने दिए नहीं टाइम। ठीक है जी। तो ये क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन दूसरी पार्टी के पास, रिडीम कर सकता है गुड्स प्लेस्ड, मतलब बेच के पैसे अपने रिकवर कर सकता है। पर कहते बेचने से पहले आप क्या कर दो, ठीक है जी, आप इन्फॉर्म कर दो दूसरी पार्टी। ठीक है, फिर हमारा इधर क्या रहता है, ड्यूटीज ऑफ ऑनर एंड पॉनी। फिर एक ये लास्ट टॉपिक इसका रहता है, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। थोड़ा सा बड़ा था ये चैप्टर हमारा, पर करना तो वही है। चलो, हाँ जी, अब हमने क्या पढ़ लिया, पॉनर के बारे में पढ़ लिया था, अब हम पॉनी के बारे में पढ़ रहे हैं। पॉनर और पॉनी के क्या पढ़ने हैं, अब हमने ड्यूटीज, राइट्स तो पढ़ लिए थे, हक अधिकार पढ़ लिए थे। अब ड्यूटीज की है पॉनी की, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ प्लेस्ड गुड्स, ध्यान रखो गुड्स का। ठीक है ना, पॉनर ने अगर सामान दिया आपको, ज्वेलरी रखने को दी है आपकी, मतलब किस लिए, आपने जब्त कर लिए, अपने कब्जे में रख लिए, तो ध्यान रखो अनऑथराइज तरीके से यूज मत करो, रिटर्न कर दो जब आपका पैसा मोड़ दिया जाएगा, और मिक्स मत करो अपने गुड्स के साथ उसको, और नॉट टू डू एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो उस कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन दे रखे हैं उसके खिलाफ जाके नहीं करना। और अगर कुछ बढ़ के मिलता है आपको, एडिशनल चीज मिलती है, तो वो भी लो, आप क्लेम करो। ये थे ड्यूटीज ऑफ ऑनर, जो कि बिल्कुल जनरल है। ड्यूटीज ऑफ ऑनर क्या होते हैं, ऑनर को क्या करना है, कर्जा उतारना है भाई। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या बोला हुआ है, ऑनर क्या करेगा, कंपनसेट करेगा पॉनी को, जो भी अगर एक्स्ट्रा ऑनरी खर्चा हो जाए। ठीक है जी, और यहाँ पर क्या बोला है, पॉनर ना डिस्क्लोज करेगा पॉनी को, जो भी कुछ अगर गड़बड़ नजर आती है, जिससे उसके ऊपर ना रिस्क है दूसरी पार्टी के ऊपर। और कहते हैं अगर लॉस हो जाता है, किसकी वजह से, डिफेक्टिव टाइटल की वजह से, किसका डिफेक्टिव टाइटल निकल जाता है, अगर पॉनर जिसने सामान डिलीवर किया उसका डिफेक्टिव टाइटल निकल जाता है, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, पॉनर को उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ती। और क्या लिखा है यहाँ पे लास्ट में, इफ पॉनी सेल्स द गुड्स ड्यू टू डिफॉल्ट बाय द पॉनर मस्ट पे द डेफिसिट। यहाँ पे क्या बोला है, ये लास्ट पॉइंट समझाना, बताओ जरा। हाँ जी, लास्ट पॉइंट बताओ। अगर पोनी सेल कर देता है गुड को, पोनर की गलती की वजह से अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो अगर वो जो कोई भी अगर वो सेल करता है, अगर वो अमाउंट कम उसको मिलती है उससे, तो वो जो डेफिसिट जो भी अराइज होएगा वो पोनर से ले सकता है पोनी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर यहाँ पर पॉनर ने देखो क्या करना था, गिरवी दिया था, उसको पैसे मोड़ने थे, अब पौनी को नहीं मिला पैसा, वो क्या कर सकता है, जो गुड्स गिरवी रखे तो उसको बेच के रिकवर कर सकता है। और अगर देखो पैसा लेना था 1 लाख, बेच के मिला 80,000, तो बाकी का 20,000 भी वो क्लेम कर लेगा, किससे, बेल से। हाँ जी, समझ आया जी, बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है जी, आओ जरा अब अगले टॉपिक पे चले, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। प्लेज बाय नॉन ओनर्स। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो प्लेज की बात कर रहे हैं कि कोई अपना सामान देता है ताकि दूसरा कब्जे में रख ले अब, क्योंकि जब तक पैसे नहीं मिलते फिर वो अपने कब्जे में रखेगा, या वो बेच के रिकवर करेगा, ये पढ़ा ना। मेरे को एक बात बताओ, जिसकी ज्वेलरी थी वो क्या मालिक था, तभी दी है ना उसने, अगर वो मालिक था, बताओ जरा। यस मैम। बिल्कुल। तो कहते यहाँ पे कुछ हमारे क्या है, एक्सेप्शंस है, जो कि क्या बताते हैं, कहते किस चीज से रिलेटेड एक्सेप्शन है। अगर यहाँ पर क्या लिखे है, अगर आप ओनर भी नहीं हो तब भी आप क्या कर सकते हो, सामान गिरवी रख सकते हो, उससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, जैसे कि प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। भाई एजेंट मालिक थोड़ा ना होता है, बिजनेसमैन एक एजेंट रख दिया कि तू मेरे भी यहाँ पे सामान बेच दे,
तो फिर यहाँ पर क्या है, ये एक्सेप्शन है भाई, प्लेज कर सकता है वो एजेंट भी प्रिंसिपल के बिहाफ पे। दूसरा, प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का पता था ना कि एक पार्टी के पास ऑप्शन होती है कि आगे बढ़े या खत्म करे, यस मैम। है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया, ठीक है, सपोज वहां पे डिफेक्टिव टाइटल था या कुछ था, तो उसके पास ऑप्शन आ जाती कैंसिल, पर उसने कैंसिल नहीं किया। द pawnee was good title to goods provided he acts in good faith and without notice of pawner's defective title। कहते तब भी उसको गुड टाइटल मिलेगा और उसने सब ईमानदारी से सब चीजें की। हाँ जी, समझ आया ये चीज, बोलो जी बोलो। यस अब आगे, प्लेज बाय पॉनर हैज ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मिस्टर एक्स ने डिफेक्टिव मोबाइल फोन ऑनलाइन रोड, he picks it up, gets it repaired for 5,000, he later pledges the mobile phone for 2,000। The true owner can recover the mobile phone only by paying 5,000। आगे ये देखो, समझ आया आपको, बोलो जी बोलो। वो कितने पैसे देके फिर से रिकवर बता करेगा। देंगे। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है मिस्टर एक्स ने डिफेक्टिव मोबाइल फोन मिल गया पड़ा हुआ रोड पे, उसने उठाया, रिपेयर कराया 5,000, और आगे क्या कर दिया, प्लेजेस द मोबाइल फोन फॉर 2,000, 2,000 रुपए लिए और वो गिरवी रख दिया। जो असली मालिक है वो मोबाइल फोन पे कितने पैसे देके छुड़वा सकता है, बोलो जी बोलो। जो उसको, मैम 5,000 जो उसने रिपेयर्स में लगाए थे। बिल्कुल, जो उसको मतलब फोन को जिंदा करने के लिए आपने खर्च की, ये चीज है। फिर आगे, ए प्लेजेस ज्वेलरी वर्थ 1 लाख विद बी फॉर एन एडवांस ऑफ ₹70,000। अपनी ज्वेलरी रख दी गिरवी, ठीक है, एंड बी फॉर एडवांस ऑफ ₹70,000। बी प्लेजेस द सेम फॉर 90,000 विद सी। हाँ जी, ये क्या लिखे, ज्वेलरी 1 लाख की थी, ठीक है, और बी ने पैसा कितना दिया था उसके बदले 70,000। बी प्लेजेस द सेम फॉर 90,000 विद सी, उसने आगे ज्वेलरी दे दी सी को 90,000 के हिसाब से। नाउ दिस प्लेज इज वैलिड अप टू 70,000 प्लस इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन। जो स्टार्टिंग में हमने कहा था कि 70,000 के बदले 1 लाख ज्वेलरी, वो एज सिक्योरिटी रखने, तो 70,000 प्लस उसके ऊपर इंटरेस्ट, वो ही मेन बने। हाँ जी, आ रहा है समझ में, बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, और इधर देखो, हमने क्या था, प्लेज में ऑनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट। जहां पे देखो एक चीज में, जैसे सपोज कोई कार है, कार देनी है आगे आपने गिरवी रखी, पर उस कार में ए का 40% हिस्सा है, बी का कितना है, 60% हिस्सा है। तो प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, जितना जिसका शेयर वो उतना प्रतिशत ही आगे क्या कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं। हाँ जी, समझ आ रहा है, पूरा का पूरा सामान के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपका कुछ प्रतिशत है, उतना प्रतिशत ही आप गिरवी रख सकते हो। ठीक है, फिर आगे बोले, प्लेज बाय सेलर ऑफ बायर इन पोजेशन। कहते भाई जिसके पास भी वो सामान आ गया, ठीक है, वो क्या कर देगा, आगे प्लेज कर सकता है। हाँ जी, समझ आया आपको, बोलो जी बोलो। यस मैम। तो यहाँ पे क्या था, इधर हमने जो ऊपर किया है, प्लेज बाय नॉन ओनर्स, मालिक नहीं है तब भी हम प्लेज कर सकते हैं एजेंट के थ्रू, ठीक है, या यहाँ पे पॉनर जिसका लिमिटेड इंटरेस्ट है। ठीक है जी, फिर और क्या कहते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आपको मिल जाएगा सामान, लिमिटेड इंटरेस्ट है, ओनर इन पोजेशन। ठीक है, प्लेज बाय सेलर ऑफ बाय इन पोजेशन। अब ये लास्ट में क्या दिया हो बच्चों, डिस्टिंक्शन बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। ठीक है, एक बार फटाफट इसको देखते हैं।
ठीक है, बेलमेंट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, पूरा हो जाएगा पर्पस, वापस मिल जाएगी। यहाँ पे क्या था पर्पस, एक ही पर्पस था ना, सिक्योरिटी एज गिरवी रखना फॉर रीपेमेंट। पार्टीज यहाँ पे बेलर भी नहीं, इधर पॉनर पॉन, इधर पर्पस क्या है, कोई भी पर्पस हो सकता है यूज करने का, पर यहाँ पे क्या था, पर्पस गिरवी रखना है बस। आप इधर कंसिडरेशन हो ना हो, पर इधर तो कंसिडरेशन होता ही होता है, वहां पे नहीं हो सकते ग्रेच्युटस। राइट टू सेल द गुड्स, अच्छा यहाँ पे क्या बेली के पास हक होता है बेचने का सामान? नो मैम। यहाँ पे नहीं होता, पर उधर क्या है, अगर पेमेंट नहीं दोगे तो आप बेच सकते हो सामान, राइट टू यूज ऑफ गुड्स। ठीक है, इधर उसी पर्पस के लिए यूज करना जिसके लिए आपने लिए, और इधर तो आप वो गुड्स को यूज ही नहीं कर सकते, गिरवी रखा हुआ ना इसलिए। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट बताओ जरा, यहाँ तक कोई डाउट? नो। आ गया सबको समझ में?